हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो वापस से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। आज जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। पहला चैप्टर चल रहा था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से हमने अब तक पढ़ा है। लास्ट टॉपिक है इसको भी काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एक टेम्परेचर यूनिट्स दी थी जिन्हें आपको अदर यूनिट्स में चेंज करना था, और एक क्वेश्चन उसके अलावा भी दिया था। ठीक है, तो पहले मैंने आपको दिया था कि डिग्री सेंटीग्रेड से आपको चेंज करना है केल्विन के अंदर। दो वैल्यू दी थी मैंने, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 और एक 373 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को जब हमें केल्विन में चेंज करना है तो हमें यहाँ पर 273.15 ऐड कर देना है। इस तरह जब आप इसे ऐड करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज होने के बाद बनेगा 298.15 केल्विन। ठीक है, और 373 जब आप इसमें ऐड करेंगे 273.15, तो यहां से बनेगा 4 ये हो जाएगा आपका 646। ठीक है, 646.15 केल्विन। तो ये तो आपकी वैल्यू चेंज हो गई केल्विन के अंदर। और जब हमें केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो माइनस कर देंगे 273 केल्विन, या 273 माइनस करेंगे तो इस तरह से वैल्यू निकल के आएगी। 293 में से जब आप 273 घटाएंगे तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी आपके पास अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आप 470 केल्विन में से 273 केल्विन माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 193 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे टेम्परेचर यूनिट चेंज करने के। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था जो आपको लॉजिकली सोचना था। क्वेश्चन था कि जब हम किसी डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर जब हम टेम्परेचर को 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो वो केल्विन पैमाना जो है हमारा, केल्विन स्केल जो है उस पर वह वैल्यू जो है वो कितने से इंक्रीज होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब मैं 1 डिग्री इंक्रीज करूंगा डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर तो 1 केल्विन की ही इंक्रीजमेंट हमें केल्विन स्केल पर देखने को, यानी 1 यूनिट की ही इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगी। 273 मत कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों? देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैं ले लेता हूं, मान के चलिए इसको मैं केल्विन में लिखूंगा 298 केल्विन। जब मैं इसे 1 डिग्री बढ़ाऊंगा यानी मैं इसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूंगा और इसको केल्विन में चेंज करूंगा तो ये 299 केल्विन होगा। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ देखिए, 1 यूनिट ही तो इंक्रीज हुई है दोनों साइड। तो क्वेश्चन यही था हमारा, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। तो ये हमारा लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस थे, काफी बच्चों ने इनके आंसर भी दिए हैं। अब हम बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में। देखिए आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले लास्ट क्लास का जो टॉपिक है उसे एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो टर्म्स थी, जो पॉइंट थे, टेम्परेचर पॉइंट, उनको समझा था कि जब भी कोई कंपाउंड किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो जो टेम्परेचर चेंज होगा उसको हम किस तरह से कहेंगे। तो आपको बताया था मैंने कि जब सॉलिड से कोई कंपाउंड लिक्विड में चेंज होगा तो जो पॉइंट होगा टेम्परेचर का उसको हम कहते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट नाम दिया हमने। इसके बाद हमने देखा कि जब कोई लिक्विड से गैस में जाएगा तो टेम्परेचर पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने देखा कि जब कोई गैस से सॉलिड में जाएगा तो इसमें जो टेम्परेचर पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे डिपोजिशन पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से जब आप लिक्विड से सॉलिड, गैस से लिक्विड और सॉलिड से गैस आएंगे तो क्या कहेंगे? देखिए लिक्विड से सॉलिड आने पर मैं इसे कहूंगा फ्रीजिंग पॉइंट। ये बता दिया था आपको, एक बार रिवाइज कर रहा हूं वापस। गैस से आप लिक्विड में आएंगे, इसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉइंट। गैस कंडेंस होकर लिक्विड में आएगी। और जब सॉलिड से गैस में आएंगे तो इसे कहेंगे सब्लिमेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ लास्ट क्लास का तो जो हमने रिवाइज किया। आज की क्लास में हमारे 2 पॉइंट हैं, 2 टॉपिक हैं, उनको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, सो ध्यान से देखना है आपको। पॉइंट है हमारा इवेपोरेशन।
पॉइंट क्या है? पॉइंट है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है? देखिए, इवेपोरेशन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इवेपोरेशन टर्म जो है इसको कई लोग वेपराइजेशन से कंपेयर करते हैं, या वेपराइजेशन ही आप समझ लेते हैं इवेपोरेशन को, ऐसा नहीं है। वेपराइजेशन एक पर्टिकुलरली अलग टर्म है और इवेपोरेशन एक टोटली अलग टर्म होती है। क्या अंतर है दोनों के बीच में, उसको हम समझेंगे। देखिए, पहले बात करता हूं वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड का, किसी कंपाउंड का उसकी लिक्विड स्टेट से उसकी गैसियस स्टेट में चेंज होना जो है, इस प्रोसेस को कब, जब ये होगी जिस टेम्परेचर पे, अगर वो टेम्परेचर उस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट। वापस समझिए, कोई कंपाउंड है जो अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, और अगर ये चेंज इस कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट पर ही हो, जैसे अगर बात करूं वाटर की और वाटर वेपर की, तो वाटर, यदि वाटर वेपर में चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो इस तरह का जो चेंज है इसे हम कहेंगे वेपराइजेशन। ठीक है, वाष्पीकरण। लेकिन यदि यही चेंज बॉइलिंग पॉइंट पर ना होकर बिफोर रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, यानी यही परिवर्तन यदि हमें बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले दिखाई दे। बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले का मतलब है कि वाटर यदि अपनी वाटर वेपर में, यानी लिक्विड से गैसियस स्टेट में अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही किसी टेम्परेचर पर यानी अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर यदि वाटर वेपर में चेंज हो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने से पहले ही, तो जो प्रोसेस होगी हमारी वो वेपराइजेशन ना होकर क्या होगी, वो होगी इवेपोरेशन। क्या होगी? इवेपोरेशन। तो समझ में आया आपको? वेपराइजेशन कब कहेंगे? जब लिक्विड से गैसियस स्टेट हम एक्वायर कर रहे हैं, कंपाउंड जा रहा है और ये चेंज हो रहा है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तब कहेंगे वेपराइजेशन। लेकिन यदि ये चेंज वेपराइजेशन या जो चेंज है फिजिकल स्टेट का लिक्विड से गैस में जाने वाला, ये यदि उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो जाए तो हम इसे नाम देते हैं इवेपोरेशन। अब आप कहेंगे कि सर क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही गैसियस स्टेट में जा सकता है? तो आइए इसको समझते हैं, क्या ऐसा हमने देखा है हमारी डेली लाइफ में, इसको समझते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम वाटर को किसी खुले पात्र में, इस तरह से मान चलिए कोई खुला पात्र है हमारे पास, कोई प्लेट है या कोई इस तरह से, उसमें जब हम वाटर को रख देते हैं तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो कुछ टाइम के बाद डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? हम तो इसको कोई हीट नहीं कर रहे। हमने हीट किया क्या इसको? हमने इसको हीट नहीं किया। वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या हमने इसमें से पानी भर के बाहर निकाला? नहीं, हमने ये भी नहीं किया। तो होता क्या है कि ये मान के चलते हैं, हम इसका टेम्परेचर हमने रख दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने मान लिया कि इसको हमने खुले में रख दिया है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं पहुंचा। 100 हुआ क्या भाई? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं पहुंचा है। लेकिन होता क्या है कि ये जो ऊपर की सरफेस है वाटर की, ये वाटर मॉलिक्यूल्स
एयर के कांटेक्ट में आकर, इस तरह से एयर विंड जो है वो चल रही है, तो एयर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आकर होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ये क्या करते हैं, सरफेस को इस तरह से छोड़ के चले जाते हैं। और ये सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं, जाएंगे कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। अब गैसियस फॉर्म में क्यों गए, सवाल ये भी आएगा। देखिए ऊपर की सरफेस के ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये मॉलिक्यूल क्या है कि इन पर अंदर की ओर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, पहली बात तो ये अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, यानी ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मजबूती के साथ बंधे नहीं रहते। दूसरा क्या है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाई होने का मतलब क्या है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं वो उतना फ्री मूव नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उन पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम है। लेकिन ऊपर वाले जो हैं उन पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स क्या हैं, नीचे वालों पे ज्यादा है, ऊपर वालों पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम। कम अट्रैक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी मूव कर सकते हैं वो, और मूव कर सकते हैं तो जैसे ही कोई फोर्स ऑफ कोई ऐसा फैक्टर इस पे वर्क करे जो इस बॉन्ड को, इस फोर्स को, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर सके, तो ये क्या करेंगे, सरफेस को इस तरह से लीव करके, छोड़ करके चले जाएंगे कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है गर्मियों के दिनों में, जब हम गीले कपड़े सुखाते हैं वो जल्दी ही सूख जाते हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर तो नहीं पहुंचता, तो वाटर कहां गया, वाटर जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में निकल गया। अब वाटर वेपर की फॉर्म में निकल गया है, लेकिन 100 डिग्री नहीं पहुंचा, तो हुआ क्या वहां पर यही इस तरह से ही सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से प्रोसेस होती है कौन सी, इवेपोरेशन, ना कि वेपोराइजेशन। कौन सी प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इससे क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखिए इसके कई सारे चेंजेस भी हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जब ये ऊपर की अधिक काइनेटिक एनर्जी वाली, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाली सरफेस जो है ये यहां से चली जाएगी गैसियस फॉर्म में, तो होता क्या है कि जो टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर लिक्विड का, ये क्या करेगा, कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ये ठंडा होने लगता है। पहला हमें ये, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस हैं, किस किस तरह से इफेक्ट होगा, देखिए। तो चेंज क्या हुआ कि ये ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सिस्टम को छोड़ के वेपर फेज में जा चुके हैं, वेपर स्टेट में चले गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस इवेपोरेशन जो है इसको बढ़ाएंगे, इसकी रेट को इंक्रीज करेंगे, तो अब हम उसकी बात करेंगे। देखिए, हमें बढ़ाना है रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात करेंगे। देखिए, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन से मतलब क्या है कि इवेपोरेशन की जो स्पीड है, रेट को आप बोल सकते हैं स्पीड, या आप कह सकते हैं अमाउंट, कि कितनी ज्यादा अमाउंट है, कितनी ज्यादा मात्रा में ये जो लिक्विड है वो वेपर फेज में या गैसियस फेज में चेंज हो रहा है। तो इसको सबसे पहला फैक्टर जो है वो है हमारा सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सबसे पहला फैक्टर जो इसे चेंज करेगा वो क्या है, सरफेस एरिया। देखिए, आपने देखा होगा, यदि हम गर्म दूध को एक ग्लास के अंदर रखें और उसी गर्म दूध को हम एक प्लेट के अंदर डाल दें, तो वो जो गर्म दूध है वो प्लेट के अंदर जल्दी ठंडा होता है बजाय ग्लास के। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप उसको ग्लास में रखेंगे, इस तरह से आपने अगर उसको ग्लास में भर रखा है, तो ऊपर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। मान चलिए इस तरह से 7-8 मॉलिक्यूल हैं जो अपर सरफेस पर हैं, और यही हमारे एनवायरनमेंट के, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहने वाले हैं। लेकिन जब आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से एक प्लेट के अंदर डाल देंगे, तो सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा मात्रा में होंगे, और ये ज्यादा मात्रा में ही किसके, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेंगे। तो होगा क्या कि जो हीट ट्रांसफर है एटमॉस्फेयर में वो ज्यादा होगा। एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो जल्दी ज्यादा मात्रा में वेपर फेज में भी चेंज होंगे, और टेम्परेचर जो है वो जल्दी से कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा।
ठीक है। तो अगर आप सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड की बात करें तो अगर सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहला फैक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर से क्या हमारा क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में जल वाष्प की मात्रा, वाटर वेपर की अमाउंट, या वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या। अब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वाटर वेपर अगर ज्यादा है, जैसा कि बारिशों के दिनों में हमें देखने को मिलता है, तो उस केस में जो है इवेपोरेशन जो है उसकी दर कम हो जाती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड से गैसियस फेज में उतना जल्दी चेंज नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें गर्मियों के सीजन की या एक ऐसे टाइम की जबकि जो एयर है जिसमें कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, उस केस में क्या होगा, जो एयर है वो ड्राई है और इवेपोरेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी या इवेपोरेशन जो है वो ह्यूमिडिटी के एंटी प्रोपोर्शनल चलेगा। यानी हम क्या कहेंगे, दैट अ रेट ऑफ इवेपोरेशन इज एंटी प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर तो इवेपोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब है हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स, या कहें आप वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, तो हम बात करेंगे, देखिए मेन तो ये दो ही फैक्टर हैं हमारे, पहला है सरफेस एरिया और नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। तीसरा हम बात करें तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा इसी में, जैसे हम कहते हैं विंड स्पीड, यानी हवा की गति। नेक्स्ट है हमारा तीसरा फैक्टर, विंड स्पीड की बात करेंगे। देखिए ये जो मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया सरफेस के, ये किसके कांटेक्ट में है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में है। अगर एयर के मॉलिक्यूल और इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर, यानी जितने ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल होंगे वो उतनी ही ज्यादा मात्रा में कांटेक्ट में आएंगे, और जितनी ज्यादा मात्रा में कांटेक्ट में आएंगे हीट ट्रांसफर भी उतना ज्यादा होगा, और हीट ट्रांसफर जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी ही हमारा लिक्विड जो है वो कैसा हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन देखने को मिलेगी। तो अगर विंड स्पीड स्लो है तो क्या होगा कि जो एयर के मॉलिक्यूल है वो बहुत कम मात्रा में कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि एक निश्चित एरिया में कुछ फिक्स मॉलिक्यूल ही होंगे जो प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब विंड स्पीड ज्यादा होगी तो होगा क्या कि इस तरह से हवा आई, एयर मॉलिक्यूल्स आए, कांटेक्ट में आए, हीट ट्रांसफर हुआ, ये आगे चले गए, फिर नए मॉलिक्यूल्स आए इस तरह से, फिर कांटेक्ट हुआ, फिर हीट ट्रांसफर हुआ, फिर आगे चले गए। तो इस तरह क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, दैट जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो प्रोपोर्शनल होगी हमारे विंड स्पीड के, यानी हवा का वेग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही हमें इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। वो मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था, टॉपिक था आज का, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन हम ऐसी प्रोसेस को कहते हैं, द प्रोसेस इन विच substance converts from its liquid state into its vapor state before its boiling point। यानी बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही किसी सबस्टेंस का, किसी कंपाउंड का उसकी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल जाना ही क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन कब होता है वो मैंने आपको बता दिया। सरफेस कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे, उसमें हमने पढ़ा सरफेस एरिया, हमने देखा कि सरफेस एरिया ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा और वो जो है इवेपोरेशन की रेट ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमने बात की विंड स्पीड के रेफरेंस में, फिर हमने बात की ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी किस तरह से इफेक्ट करेगी, इस तरह से हमने इनका बारे में स्टडी की है। तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक छोटा सा पॉइंट और बच गया है,
उसको कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस सबको पढ़ के आइएगा। हम कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। और आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो हम नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखिए, आप नोट्स बनाइए अपने। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका भी आपको आंसर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा। घर पे रहिए, खुश रहिए।